दोस्तों मैं एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ क्लास 10 के थर्ड चैप्टर की। आज मैं थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं थर्ड चैप्टर कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा, टुकड़ों में पढ़ाऊंगा, मतलब एक लेक्चर, दो लेक्चर, तीन लेक्चर, जिससे कि आपको भी ज्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े और जल्दी से जल्दी चैप्टर कवर हो जाए। चलो स्टार्ट करता हूं मैं थर्ड चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना कि हाई स्कूल के लिए, और आप भी कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे उसके भी लिए। इसलिए इस चैप्टर को तो आप घोट के पी जाओ। मैं बोल रहा हूँ घोट के पी जाओ। इस चैप्टर को आपको बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। लीनियर, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। मैं जब भी कहता हूं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप चैप्टर का नाम का मतलब जरूर जानो कि नाम आखिर कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको नाम पता चल गया ना, तो थोड़ा बहुत आपको चैप्टर का आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले नाम पे जाता हूं। नाम क्या कह रहा है बेटा? दो चर। दो चर मतलब जिसमें दो चर हो। भाई चर क्या होते हैं? मैंने आपको दो संख्या पढ़ाई है, एक चर संख्या, एक अचर संख्या। चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको दो पद या संख्या पढ़ाई है, संख्या या बेटा पद पढ़ाए हैं मैंने आपको। दो संख्या या पद पढ़ाए मैंने आपको। कौन कौन से? पहला तो है भाई पद संख्या, पद संख्या, सॉरी सॉरी सॉरी, अचर संख्या, अचर संख्या या पद, या फिर चर संख्या या पद, ठीक है। मैंने आपको ये दो चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है। मैं ये पहले दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूं जो बच्चे नए देख रहे हैं उनके लिए। देखो चर संख्या क्या होती है बेटा? चर संख्या वे संख्या होती है जिनकी हम देखो गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा हम? इनकी इनकी बेटा हम गणना कर सकते हैं। और दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई हम इनकी गणना कर सकते हैं। दूसरी बात, इनका मान है ना स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है, ठीक है, कभी बदलता नहीं है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए बेटा? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, जैसे कि चर संख्या के एग्जाम्पल हो गए आपके 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही इंफिनाइट तक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ये हो गए। अब आ जाता है बेटा भाई अचर संख्या, वो चर संख्या पे। अचर संख्या हमने पढ़ ली, अब आ जाता है चर संख्या पे। बेटा चर संख्या वे संख्या होती है जिनकी तो हम ना तो गणना कर सकते हैं, गणना नहीं कर सकते हम इनकी। और दूसरी बात इनका मान स्थिर नहीं रहता भाई, स्थिर नहीं रहता। ना तो हम इसकी गणना कर सकते हैं और ना ही इनका मान स्थिर रहता है, ठीक है। अच्छा इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? चर संख्या के एग्जाम्पल हो गए बेटा ए टू जेड अल्फाबेट, ए टू जेड अल्फाबेट, मतलब जितने भी ए बी सी डी है ना, सब चर संख्या के एग्जाम्पल हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है? दो चर, जिसमें दो चर हो वाले रैखिक समीकरण। भाई रैखिक समीकरण क्या होता है? अब समझो रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है बेटा? रैखिक समीकरण, बेटा रैखिक समीकरण क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है, रैखिक समीकरण जिसमें जिसमें अधिकतम घात, घात या पावर, जिसको हम घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं, घात एक होती है, एक होती है, ठीक है बेटा। क्या कह रहे हैं इसमें? रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अधिकतम घात एक होती है, ठीक है, एक होती है। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, है जैसे कि x प्लस 2 बराबर 3। ये एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है। मैं रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण या फिर बहुपद पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। तो रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसमें अधिकतम घात एक होती है, ये रैखिक समीकरण,
ठीक है, तो क्या कह रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म माने क्या होता है, युग्म को इंग्लिश में हम कहते हैं पेयर, मतलब जोड़ा। हमें हमें इस चैप्टर में नाम से पता चल रहा है कि हमें दो जोड़े दिए जाएंगे रैखिक समीकरण के, जिसमें दो चर होंगे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया, चलो मैं समझाता हूं। जैसे कि मैं समझाता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमें रैखिक समीकरण के दो जोड़े दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने ये पहला समीकरण लिख दिया, x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, ठीक है, और इसमें देखो कितने चर हैं, इसमें दो चर हैं। पहला तो x और y, इसमें क्या है बेटा, चर है, चर पद है। ठीक है, इसमें x और y चर पद है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, और दूसरा मैंने इक्वेशन लिख दी है या रैखिक समीकरण लिख दिया है, y प्लस एक्स बराबर 5। तो ये दोनों जो निकल के आए हमारे पास, ये दोनों जो निकल के आए, ये क्या निकल के आया बेटा, युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, पेयर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। मतलब हमें दो, देखो इसमें दो चर भी हैं, दोनों समीकरण में देखना दो चर भी हैं, एक्स और वाई, और ये रैखिक समीकरण भी है। ठीक है, और ये युग्म भी है, मतलब नाम पे मैं बता रहा हूं ये होगा। इसमें दो समीकरण दे दिए जाएंगे आपको। अच्छा, इसमें अब दो समीकरण दे दिए गए हैं, इसमें आपसे क्या पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा एक्स और वाई के मान, एक्स और वाई के मान, एक्स और वाई के मान, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब एक्स और वाई के मान निकालने के लिए हम अलग अलग विधि पढ़ेंगे, वो आगे जानते हैं। अब मैं आ जाता हूं एक और, ठीक है, एक और टॉपिक पे आगे बढ़ जाता हूं। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप। व्यापक रूप मैंने आपको बहुपद का भी पढ़ाया। ठीक है, देखो किसी भी समीकरण या किसी भी बहुपद का व्यापक रूप जरूर होता है। ठीक है, किसी भी समीकरण या किसी भी, जा रहा हूं आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, बस फिर भी दोहराना है। हमारे पास रैखिक समीकरण के व्यापक रूप दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखो, व्यापक रूप बता देता हूं मैं आपको, जैसे ए प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये हो गया एक सिंपल व्यापक रूप, ये लेकिन रैखिक समीकरण का नहीं है। लेकिन हमें क्या है, हमें रैखिक समीकरण युग्म है, इस चैप्टर में दो इक्वेशन दिए जाएंगे, तो दो मतलब दो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, तो उसके लिए दो व्यापक रूप भी होना जरूरी है। इसलिए हमारे गणित हमने क्या करा, ऐसे ना लिख के, इस प्रकार ना लिख के हमने कर दिया, हमने लिख दिया a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। अब ये जो आया हमारे पास, ये तो भाई हो गया हमारे पास पहला व्यापक रूप। ठीक है, अब दूसरा कैसे निकालेंगे, अब ये वन यहां पर लगा है, यहां पे 2 कर दो, मतलब a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये आ गया हमारे पास भाई दूसरा व्यापक रूप। अब यहां पर कुछ शर्तें भी होती हैं। शर्तें क्या है, यहां पे शर्तें हैं, जहां या फिर जहां a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 एक वास्तविक
वास्तविक संख्या है। ठीक है बेटा, यहाँ पे A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 एक वास्तविक संख्या है। ये मैंने आपको बहुपद चैप्टर में भी पढ़ाया था। और एक और यहाँ पे शर्त होती है, एक और कौन सी शर्त होती है कि A1 और B1 नॉट इजिकल टू होंगे 0 के। इसी प्रकार A2 और B2 नॉट इजिकल टू होंगे बेटा 0 के। अगर ये 0 के इजिकल टू हो गए तो हमारा व्यापक रूप रहेगा ही नहीं, सिर्फ C1 रहेगा। C1 से हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ये शर्तें होती है, ये व्यापक रूप आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं, इन व्यापक रूप आ गए, अब आ जाते हैं थोड़े से, मैं एक और चीज पढ़ाऊंगा आपको मैं रेखाएं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के लिए, रेखाएं। ठीक है बेटा, क्या? रेखा है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए पढ़ाऊंगा मैं। इस चैप्टर में जितनी रेखाएं काम देने वाले हैं इस चैप्टर के लिए, तो हम बेसिकली कहें तो इस चैप्टर में हम 3 रेखाएं पढ़ेंगे, 3 रेखाएं पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए कि तीनों कौन सी रेखा है। हम पहली रेखा पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे बेटा रेखाएं, तो रेखाएं हम पहली रेखा पढ़ेंगे बेटा हम प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है बेटा, प्रतिच्छेद रेखाएं और संपाती, संपाती रेखा। ठीक है, संपाती रेखा और समांतर रेखा, समांतर रेखा, ये तीनों रेखाएं पढ़ने वाले बेटा हम। ठीक है, इस चैप्टर के लिए देखो प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी रेखाएं होती हैं। देखो प्रतिच्छेदी रेखा वह रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी रेखा होती हैं जो एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। जैसे कि मैंने एक ये रेखा बनाई, ठीक है, और दूसरी रेखा बनाई ये इस प्रकार, तो ये जिस बिंदु पर काट रही है ना, तो ये इस प्रकार की रेखा होती है बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं आपको पता होंगी जो एक दूसरे से कभी ना मिले, एक दूसरे के समांतर हो। कैसे? कुछ इस प्रकार होती हैं समांतर रेखाएं जो एक दूसरे से कभी ना मिले। ठीक है, प्रतिच्छेदी कुछ इस प्रकार की होती है, समांतर कुछ इस प्रकार की होती है। अच्छा, संपाती रेखा किस प्रकार की होती है? संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर वाली रेखा होती है। मतलब कैसे? कुछ इस प्रकार लेटी हुई, एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई रेखा होती है। ठीक है, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, ये मैंने पहली रेखा बना दी। अब इसी के ऊपर मैंने एक दूसरी रेखा बना दी, ये हो गई बेटा संपाती रेखा। आपको दिख रहे नहीं रहा होगा, लेकिन ये अनंत बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, ये हर बिंदु पर एक दूसरे को काटती है बेटा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले संपाती रेखा कौन सी होती है, तो आपको तुरंत बता देना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई रेखाएं संपाती रेखा कहलाती हैं। देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं तो आपको पता होंगी, संपाती रेखा एक नई रेखा आ गई, बस इतना है आपका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक और इस क्लास का लास्ट टॉपिक। ठीक है, एक नया टॉपिक और इस क्लास का लास्ट टॉपिक। किसी भी रैखिक समीकरण के गुणांकों के आधार पर, उसके गुणांकों के आधार पर प्रकृति बताना। ठीक है, गुणांकों के क्या पढ़ेंगे हम? रैखिक समीकरण के गुणांकों के आधार
पर प्रकृति प्रकृति बताना। ठीक है, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छा टॉपिक है, बड़ा और सरल टॉपिक है। जैसे हमने दो व्यापारिक रूप पढ़े हैं रैखिक समीकरण के, है ना, A1 वाला और A2 वाला। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y तथा C2 बराबर 0। ठीक है, C2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें पता चलती है। अगर हमें दो समीकरण दिए गए हों और उसमें से हम A1 B1 तथा C1 एक समीकरण में से और दूसरे समीकरण में से A2 B2 तथा C2 के मान निकाल लें, है ना, और उसमें उस समीकरण में कुछ इस प्रकार आए, उस समीकरण में कुछ इस प्रकार आए A1 बट्टे A2 नॉट इजिकल टू आए B1 बट्टे B2, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, अगर A1 बट्टे A2 नॉट इजिकल टू आए B1 बट्टे B2 के, तो क्या होगा, जो रैखिक समीकरण की रेखाएं है ना, वो भाई किस प्रकार की रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, और इसके कितने हल होंगे, इसके हल कितने होंगे बेटा, केवल एक, केवल एक हल होगा। अच्छा, अब दूसरे उस पर आ जाता है शर्त पर, अगर किसी भी दो रैखिक समीकरण की हमने दोनों मान निकाले, अगर A1 बट्टे A2 जो है बराबर आ गया है B1 बट्टे B2 के, और वो भी बराबर आ गया C1 बट्टे C2 के, तो कौन सी रेखाएं होंगी बेटा, तो कौन सी रेखाएं होंगी बेटा, तो वह रेखाएं होंगे समांतर रेखाएं, सॉरी सॉरी समांतर नहीं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। ये आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको 50% भी समझ में आ रहा है, मतलब हाँ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप अगर पहली बार चैप्टर पढ़ोगे तो आपको केवल 50% ही लेक्चर में से प्राप्त होगा, और आगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो संपाती रेखा, अब इसके कितने हल होंगे, इसके होंगे अपरमेय रूप से अनेक हल, में रूप से अनेक हल, अनेक हल। ठीक है बेटा, इसके कितने हल होंगे बेटा, अपरमेय रूप से अनेक हल होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा दूसरी बात, तीसरी बात, मैंने A1 B1 तथा C1 के मान निकाले, फिर A2 B2 तथा C2 के मान निकाले दोनों समीकरणों में से, और वो कुछ इस प्रकार का है, अगर मैंने A1 बट्टे A2 रखा, वो बराबर आ गया B1 बट्टे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आया, ये नॉट इक्वल टू आया C1 बट्टे C2 के। ठीक है बेटा, तो ये कौन सी रेखा होंगी बेटा, ये होंगी समांतर रेखाएं। कौन सी रेखा होंगी बेटा, ये समांतर, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अच्छा, इसके कैसे हल होंगे, इसके हल होंगे, हल ही नहीं होंगे इसके, ठीक है, कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं होगा। ठीक है बेटा, इस समीकरण के कोई हल नहीं होगा। अभी आपके बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की। बेटा इसमें एक और बात रह गई, प्रकृति तो रह गई, हमने प्रकृति की बात करी, हमने ये तो बता दिया कि कितने हल होंगे, हमने प्रकृति ही नहीं बताई आपको
इस प्रतिच्छेदी रेखा जो होगी इसको हम कहते हैं बेटा संगत रेखा, संगत। ठीक है, संगत। यहाँ पे ऊपर प्रकृति डाल लेना, यहाँ पे ऊपर हल डाल लेना, यहाँ पे ऊपर रेखा डाल लेना है, यहाँ पे गुणांकों के बीच, गुणांकों के आधार, ठीक है, गुणांकों की तुलना डाल लेना यहाँ पे। अच्छा, ये भी एक संपाती रेखा जो होंगी ये भी होंगी संगत, क्योंकि इन दोनों के हल निकल रहे हैं। इसका एक हल निकल रहा है, इसका दो हल निकल रहा है, लेकिन समांतर रेखा जो होगी ये होंगे असंगत। आपसे क्वेश्चन आएगा बेटा कि संगत और असंगत बता दो दोनों समीकरणों में से, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार आपका चार्ट बन गया, ये आपके बुक एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। यहां पे डाल लेना गुणांकों की, ऊपर आपको ऊपर हेडिंग डालनी है, यहाँ पे डाल लेना गुणांकों की तुलना, यहाँ पे डाल लेना रेखाएं, यहाँ पे डाल लेना हल, यहाँ पे डाल लेना प्रकृति, ठीक है बेटा। इस प्रकार आपको पता चल गया। अब मैं देता हूं आपको एक एग्जांपल, ठीक है। मैं देता हूं बेटा आपको एक एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा मुझे। चलो मिल गया। मैंने ये दो समीकरण लिखे, पहला समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, तथा दूसरा समीकरण क्या लिखा मैंने, -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ठीक है, ये पहला समीकरण है ना, इसको मैं किससे तुलना करूंगा, इसको मैं तुलना करूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। जब मैंने इससे तुलना करी तो इसमें से a1 का मान क्या निकल के आया बेटा, a1 का मान निकल के आया 1, b1 का मान निकल के क्या आया बेटा 2, c1 का मान निकल के कितना आया बेटा 5, ठीक है। अब मैंने इसकी तुलना करी, इस समीकरण की तुलना में कैसे करूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करी, ठीक है बेटा। यहां से a2 का मान क्या निकल के आया -3, b2 का मान क्या निकल के आया -6, और c2 का मान क्या निकल के आया बेटा 1, ठीक है। अब यहां से मैं क्या निकालूंगा बेटा, यहां से मैं निकालूंगा a1 अपॉन a2 का मान। अच्छा, यहां से मैं निकालूंगा बेटा a1 अपॉन a2 का मान, और b1 अपॉन b2 का मान, और c1 अपॉन c2 का मान, ठीक है। यहां से आपको a1 का दिख रहा है 1, यहां पे क्या दिख रहा है -3, यहां पे आपको b2 का मान का दिख रहा है 2, यहां पे आपको b1 का मान का दिख रहा है 2, और b2 का मान का दिख रहा है -6, ठीक है। यहां पे आपको c1 का मान का दिख रहा है 5, लेकिन c2 का मान का दिख रहा है आपको 1। अच्छा, यहां पे देख लो कहीं कट रहा है, ये कट रहा है, b2 वाला कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो ये आ गया 1 अपॉन -3, ठीक है। अब इसकी हम बेटा प्रकृति देखेंगे, अब सीधी साफ बात है। जब हमने a2 बराबर b2, यहां पे देखो, यहां पे लिखो a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 तथा c1 बट्टे c2, ठीक है। यहां पे a1 बट्टे a2 क्या है, माइनस का 1/3, b1 बट्टे b2 क्या है, माइनस का 1/3, c1 बट्टे c2 क्या है, माइनस का 5। तो यहां पे क्या आ रहा है, a1 बट्टे a2 बराबर आ रहा है b1 बट्टे b2, लेकिन बराबर नहीं आ रहा c1 बट्टे c2 से, ठीक है, बराबर नहीं आ रहा c1 बट्टे c2 से। तो ये बेटा कौन सी रेखा हो गई, ये हो गई बेटा आपकी समांतर रेखाएं।
तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाएं बनाएंगे और इसके कितने हल होंगे बेटा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, पहली बात ये बेटा समांतर रेखा बनाएंगे, समांतर रेखाएं बनाएंगे। दूसरी बात इसका कोई भी हल नहीं होगा। नहीं होगा। और तीसरी बात अगर मैं प्रकृति की बात करूं, रैखिक समीकरण युग्म की प्रकृति बेटा कौन सी होगी, इसका असंगत प्रकृति होगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपको केवल तुलना करनी है, फिर a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 तथा c1 बट्टे c2 का मान निकालना है। फिर आपको तुलना करनी है कौन सा किसके बराबर आ रहा है, फिर आपको बता देना है क्या क्या है। रेखाएं आपको बता देनी है, समांतर रेखा बनाएंगी, हल बता देना है। देखो यहां पर क्या है, यहां पर मैंने रेखाएं बता दी, रेखा बता दी, ग्राफ में कौन सी समांतर रेखा बनाएंगी, मैंने हल बता दिया और मैंने यहां पर प्रकृति बता दी। ठीक है, प्रकृति बता दी। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा और इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आगे मैं और टॉपिक लाऊंगा इस चैप्टर के। ठीक है, मैं एकदम टुकड़ों में कराऊंगा इस चैप्टर को। ठीक है, जिससे कि आप पे लोड ना भरे। ठीक है, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको 3.1 में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं सारे, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और मैं क्वेश्चन लाऊंगा भी ऐसे बहुत सारे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।